मैं अमित कुमार खंडल आप सभी स्टूडेंट्स का न्यू सेक्शन क्लासेज के मोबाइल ऐप पे स्वागत करता हूं और अपन इसमें संविधान के पार्ट को पढ़ेंगे कंप्लीट, जो कि आपकी राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, ग्राम सेवक, पटवार और अन्य जो एलडीसी वगैरह के एग्ज़ाम उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं भारत के संविधान का पार्टीशन। भारत का संविधान पहली बात ये आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि संविधान का जो पार्ट है यानी पटवार के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान पुलिस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पटवारी में इसके कुछ क्वेश्चन विशेष ज़्यादा आते हैं। राजस्थान पुलिस के ए पार्ट और बी पार्ट में दोनों में है इसके। तो अपन पहले बात करेंगे संविधान के बारे में कि संविधान कहते किसे हैं। यानी जो संविधान है वह एक वैधानिक दस्तावेज मान सकते हो आप इसको, वैधानिक दस्तावेज, जिसके अनुसार कोई भी देश, कोई भी राज्य मान सकते हैं जो कि अपने शासन का क्या करता है, संचालन, शासन का संचालन करता है। कोई भी देश या राज्य यानी एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है अपना संविधान जिसके अनुसार अपने शासन का क्या करता है, संचालन करता है। नेक्स्ट, जो संविधान होता है ये बताता है कि उसमें यानी उस देश में सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी, जनता की क्या भागीदारी होगी और जनता है वो किस प्रकार से अपने यानी कार्यों को संचालन में लाएगी और किस प्रकार के कार्य अपने सही हैं और किस प्रकार के कार्य अपने गलत हैं। ये भी सरकार को यानी पाबंद करता है अपना संविधान। यानी एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि कोई भी देश अपने कानून का जिन दस्तावेजों से संचालन करता है यानी वैधानिक दस्तावेज होते हैं ये, उन्हीं को अपन क्या कह सकते हैं, संविधान कह सकते हैं। नेक्स्ट, अपना जो संविधान है ये कोई एक दिन में तो बना नहीं है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर अपनी आज़ादी तक अपना संविधान बनता हुआ आया है, जो कि 26 जनवरी 1950 को यानी संपूर्ण रूप से क्या हुआ था, लागू हुआ था। नेक्स्ट बात, अब बात करते हैं कुछ इसके इतिहास की। मैं आपको पहले बता देता हूं, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, इन एग्जामों में जो टॉपिक हैं उनका अपन अध्ययन करते हुए इनके क्वेश्चनों के ऊपर भी क्या करेंगे, चर्चा। साथ में आपको मैं क्वेश्चन भी बताता रहूंगा क्योंकि क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट बात, यदि अपन बात करते हैं तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जो कि ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम का उस समय इंग्लैंड में शासन था, ब्रिटेन में शासन था। इन्होंने एक अधिकार पत्र जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की क्या दी, छूट प्रदान की। कौन से देशों में, पूर्वी देशों में। किस प्रकार के देशों की बात है ये, पूर्वी देशों में इनको एक अधिकार पत्र क्या कर दिया, जारी कर दिया। और इसके अंतर्गत इसकी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक टीम थी उसमें एक गवर्नर जनरल व 24 सदस्य, एक गवर्नर व 24 सदस्य इसमें क्या किए गए, नियुक्त किए गए, जो कि ईस्ट इंडिया का कार्यभार को क्या कर रहे थे, संभालने का उत्तरदायित्व तो इनको सौंपा गया। नेक्स्ट, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये आपकी केवल जानकारी के लिए बताई गई हैं। आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी प्रकार का पूछा जाएगा कि भारत में वैधानिक रूप से या लिखित संसद, यानी अपन पहले इसको समझो आप एक बार। नेक्स्ट देखो, यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ सर्वप्रथम ये जैसे अपने भारत देश की स्थिति मान लेते हैं अपन, यहाँ अपना बंगाल है, यहाँ अपना मद्रास का क्षेत्र है और यहाँ पर मुंबई। ये तीन क्षेत्र अपने यहाँ पर, ये बंगाल का क्षेत्र, ये मद्रास का क्षेत्र और ये उस समय की बंबई। यदि अपन बात करेंगे इन तीनों में 3 गवर्नर थे, इन तीनों में 3 क्या थे, गवर्नर थे।
यदि अपना बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें यहाँ पर किस प्रकार से जमी, तो अपन बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर 1757 में एक प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध की यदि अपन बात करते हैं तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पर था लॉर्ड क्लाइव था यहाँ, और इधर बंगाल का जो था शासन वो था सिराजुद्दौला के हाथों में। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव क्या हुआ, विजयी, यानी अंग्रेज क्या हो गए, इसमें विजयी हो गए, और यहाँ पर यानी बंगाल के ऊपर क्या हो गया, इनका आधिपत्य, बंगाल के ऊपर क्या हो गया, आधिपत्य हो गया। लेकिन इनको अभी भी वैधानिक दर्जा नहीं मिला। इनका क्या हुआ है, आधिपत्य हुआ है, लेकिन शासन में इनको वैधानिक दर्जा नहीं मिला था। इसके बाद में यदि बात करते हैं 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, और इसमें भी अंग्रेज क्या हो गए थे, विजयी हो गए थे। और इसके बाद में 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात की यदि अपन बात करते हैं, इसके बाद में इनको बंगाल में पूर्णतया वैधानिक दर्जा क्या हो गया था, प्राप्त हो गया था। तो एक युद्ध कौन सा जीत लिया, प्लासी का युद्ध जीत लिया, और 1764 में कौन सा जीत लिया, बक्सर का युद्ध इन्होंने जीत लिया। मैं आपको थोड़ा इतिहास की बता रहा हूँ, इसमें इतिहास कैसे हुआ था। फिर इसमें अपन आगे यदि अपन चर्चा करते हैं तो 1765 में, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में क्या हुई, इलाहाबाद की संधि। और यदि अपन इलाहाबाद की संधि की यदि अपन बात करते हैं तो ये हुई थी 1765 में, और इसके इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, मद्रास व बंबई के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। यदि अपन बात करते हैं कि इलाहाबाद की संधि हुई कब, तो 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 में। और इस संधि से यदि अपन बात करेंगे तो बंगाल, मद्रास व बंबई के यानी अधिकार, यानी दीवानी अधिकार, किस प्रकार के, दीवानी। और दीवानी मामले कौन से होते हैं, राजस्व यहाँ से एकत्रित करने का जो अधिकार था वो किसको मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। तो ये अपना कुछ क्या था, इसका पुराना इतिहास था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यानी जो क्वेश्चन बनते हैं, अब जो मैं आपको बताऊंगा यहां से एग्जाम में अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि अपन बात करेंगे, यानी सर्वप्रथम देखो, आपको एक चीज मैं पहले समझाता हूं, उसको आप डायग्राम से समझने की कोशिश करो। यह है अपनी एक ब्रिटिश संसद, यह है अपनी ब्रिटिश संसद। यहां जो ब्रिटिश संसद है, ये भारत के लिए, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए भी कानूनों का क्या करती थी, निर्माण, जो कि भारत में क्या होते थे, लागू होते थे। तो अपन यहां बात कर सकते हैं कि ब्रिटिश संसद है। पहले यहां पर बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक है ब्रिटिश क्राउन। एक क्या है, ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन है, और एक क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। यदि ईस्ट इंडिया कंपनी की यदि अपन बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा इंडिया में, और उन्होंने जो नियम लागू किए, जो कौन कौन से अधिनियम वगैरह थे, कौन से एक्ट थे, कौन से चार्टर एक्ट थे, कुछ भी आप कह सकते हो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके द्वारा यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का राजलेख, 1813 का राजलेख, 1833 का राजलेख, और उसके बाद में 1853 का राजलेख। यानी ईस्ट इंडिया का जो ब्रिटिश संसद, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पर प्रभुत्व रहा वो कब तक रहा,
1853 के राजलेख तक। और यानी जो यहाँ पर जो प्रभुत्व रहा 1858 में, यानी किसके हाथ में था वो, फिर ब्रिटिश क्राउन, किसके हाथ में था, ब्रिटिश क्राउन। तो 1858 का अधिनियम पढ़ेंगे इसमें अपन, फिर उसके बाद में 1861 का अधिनियम पढ़ेंगे इसमें, फिर इसमें अपन 1892 का अधिनियम पढ़ेंगे, फिर इसमें अपन 1909 का अधिनियम पढ़ेंगे, फिर 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे, फिर अपन इसके अंतर्गत 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे, फिर अपन 1942 का क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे, फिर 1946 का कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे, फिर 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ेंगे। इन सभी को अपन क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। यानी किसमें है ये सब के सब, किसमें आएंगे, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते हैं, और ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, जो ब्रिटिश संसद है, कौन से है, ब्रिटिश संसद, वो इन कानूनों को क्या करती थी, निर्माण पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संचालित करती थी, फिर ये कंप्लीट किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश क्राउन कह सकते हो, ब्रिटिश महारानी कह सकते हो, ये उनके द्वारा जो लागू किए गए वो 1858 से। यानी आपको पूछेगा भाई ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व कब से शुरू होता है, तो आंसर क्या आएगा, 1858 से क्या होता है, शुरू। और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व समाप्त कब हो गया, तो 1858 में इसका प्रभुत्व क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। और 1858 में ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो अब इनमें अपन यानी आपकी जो एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनते हैं, इनकी विस्तृत व्याख्या भी है, लेकिन आपको जो चाहिए एग्जाम की दृष्टि से इनमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनके ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अपन प्रथम जो देखेंगे इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखो ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से अमूमन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये क्या है, ये प्रथम यानी ये प्रथम ऐसा जो अधिनियम एक्ट था जिसके द्वारा लिखित सुव्यवस्थित भारत संविधान निर्माण की, यानी भारत में यानी संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या मानते हैं, प्रारंभ। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या मानते हैं, प्रारंभ। यानी आप कह सकते हो कि ये प्रथम जो अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक प्रथम अधिनियम था भारत के संदर्भ में, जिसमें अपन भारत के लिए प्रथम लिखित सुव्यवस्थित तरीके से संविधान निर्माण की प्रक्रिया को क्या मानते हैं, प्रारंभ मानते हैं। किसमें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। मैं आपको अमूमन इसकी और थोड़ी बहुत इतिहास बताता हूं इस एक्ट के बारे में। इस समय ब्रिटिश जो पीएम था वो था लॉर्ड नॉर्थ। कौन था, लॉर्ड नॉर्थ। और इस लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा क्या काम किया गया था यहाँ पर कि एक गुप्त समिति का गठन किया गया था, और उस गुप्त समिति ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या किए, अपने विचार बताए, और उस किस प्रकार से इसको यानी पेश किया जाए, वो सब बातें किसके द्वारा की गई, गुप्त समिति के द्वारा की गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये भारत के संदर्भ में प्रथम लिखित सुव्यवस्थित क्या मान सकते हो, अधिनियम इसको अपने मान सकते हैं। किसको, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। नेक्स्ट, इसमें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक बात समझो पहले आप इस बात को, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से यहां बताता हूं। ये आपका बंगाल, ये मद्रास और ये मुंबई। यानी आप कह सकते हो कि जो अपना उत्तरी भारत है, कौन सा भारत है, उत्तरी भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी प्रभुत्व नहीं हुआ है। वो केवल अपने कहां पर है, बंगाल में है, मद्रास में है और बंबई में है। और अपना सीधा यहाँ पर क्या कर रखा है, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कर रखा है किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और जो यहाँ पर बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहाँ का,
ये संपूर्ण भारत की बात नहीं है, ये केवल कहाँ की बात है, बंगाल की। कहाँ की बात है, केवल बंगाल की बात है कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक क्वेश्चन तो ये आपके एग्जाम में बन गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो आपका आंसर आएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई बढ़ने वाला कौन था, कि भाई बड़ा कौन, तो आपका आंसर आएगा वारेन हेस्टिंग्स। ये क्या बना था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। क्या बना था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में फोर्स में कई बार पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में, राजस्थान पुलिस में, कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपका आंसर क्या आएगा, लॉर्ड क्लाइव। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आंसर क्या आएगा, लॉर्ड क्लाइव। तो यहां पर आपको यह भी तो पूछ सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और आपको यह भी पूछ सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला कौन था, तो भी आंसर क्या आएगा, वारेन हेस्टिंग्स। कौन आएगा, वारेन हेस्टिंग्स। इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस बंगाल के गवर्नर के अधीन, ये आपका बंगाल, ये हो गया मद्रास और ये हो गई बंबई, इसी के अधीन यदि अपन बात करते हैं, बंगाल के गवर्नर के अधीन ही मद्रास को भी कर दिया गया और किसको कर दिया गया, बंबई को भी कर दिया गया। यानी मद्रास व बंबई जो दोनों प्रेसिडेंसियां थी, इनको भी किस प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं इस अधिनियम में और क्या प्रावधान किए गए। देखो इसमें इसके अलावा दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है इसमें, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कई बार पूछा गया है कि भारत में किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो आपका आंसर आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और यहां से अब क्या क्वेश्चन बनता है, अब क्वेश्चन का देखो, एक एग्जाम में दूसरी शैली हो सकती है कि क्वेश्चन की, दूसरी एग्जाम में उसी प्रश्न की शैली दूसरी हो सकती है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो आपको देखना होगा कि आपको पूछे कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो आंसर क्या आएगा, 1773। लेकिन यदि आपको पूछता है कब की गई, आंसर में क्या पूछता है, कब की गई, तो आपका आंसर आएगा 1774। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1774। तो आपको दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो आपका आंसर आएगा यानी किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कब की गई, तो आंसर आ जाएगा 1774। कब की गई, 1774 में। और इस यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध यदि आप अपील कर सकते थे, तो वो थी लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल। कहां पर थी, प्रीवी काउंसिल में आप इसके यानी मामले के विरुद्ध क्या जा सकते, जिसको अपन कहते हैं ना अंतिम याचिका, तो अंतिम याचिका कहां कर सकते थे, लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। नेक्स्ट बात, अब क्वेश्चन बनता है, इसमें एक तो था मुख्य न्यायाधीश, वह इसमें तीन क्या थे, अन्य न्यायाधीश। तीन क्या थे, अन्य न्यायाधीश। एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश। यदि आप मुख्य न्यायाधीश की बात करते हो, तो यहां पर मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्प्रे। कौन था, एलिजा इम्प्रे, इसका क्या था, मुख्य न्यायाधीश कह सकते हो आप इसको। अन्य तीन आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, लेमेस्टर, हाइड व चैम्बर्स, इसमें तीन क्या थे, अन्य न्यायाधीश। जबकि मुख्य न्यायाधीश कई बार पूछा गया है, तो कौन था, एलिजा इम्प्रे। तो आपके यहाँ इस अधिनियम के दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन गए कि एक तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई, और एक क्वेश्चन बन गया कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। चौथी इसमें अपन ट्यूशन ले सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी गण यहां पर शासन यानी कार्य कर रहे थे,
उनको यानी अपना निजी व्यापार करने की क्या नहीं दी गई, छूट नहीं दी गई कि एक तो वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, दूसरी बात वो यानी भारतीयों से उपहार के रूप में पैसे लेते थे, धन लेते थे, तो उपहार लेने पर भी क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। तो भी आंसर क्या आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये इतने क्वेश्चन आपके सबके सब कौन से अधिनियम में बनते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट ये आपका कंप्लीट है कौन सा अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद में यदि अपन बात करते हैं तो अपना जो अधिनियम आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के बाद में जो इंपोर्टेंट अधिनियम है वो अपना कौन सा है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। एक इससे पहले छोटा सा अधिनियम और आता है जो है कि 1781 का सेटलमेंट अधिनियम। कौन सा है, सेटलमेंट अधिनियम, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 1781 के सेटलमेंट अधिनियम का मतलब है कि जो 73 वाले में जो कमियां रह गई थी, खामियां रह गई थी, उनको दूर करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। यदि आप बात करते हो सेटलमेंट अधिनियम में बिहार को और उड़ीसा को भी, यानी जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, यानी इनके लिए भी कानून बनाने का क्या दिया गया था, अधिकार। कौन से में, 1781 के सेटलमेंट अधिनियम में। फिर अपन 73 के इंपोर्टेंट अधिनियम के बाद में अपन आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इसका नामकरण क्यों पड़ा, क्योंकि इस समय जो पिट्स थे वो वहां के इंग्लैंड के क्या थे, पीएम थे। कौन थे, पीएम थे, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पहली बात। दूसरी बात इसमें अपन करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी यहां पर व्यापारिक कार्य भी कर रही थी और राजनीतिक कार्य भी कर रही थी, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा उसको यानी राजनीतिक कार्य वह इसके अंतर्गत हम बात करेंगे व्यापारिक कार्यों को क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। यानी राजनीतिक कार्य व व्यापारिक कार्य इन दोनों को क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। राजनीतिक कार्य थे, इनके लिए एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। किन के लिए बनाया गया, ये राजनीतिक कार्यों के लिए। जबकि व्यापारिक कार्यों के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये किसके लिए बनाया गया, व्यापारिक कार्यों के लिए। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए बनाया गया, तो राजनीतिक कार्यों के लिए। यानी आप कह सकते हो भारत में दोहरा शासन प्रारंभ हो गया, दोहरा शासन प्रारंभ हो गया। तो आपके ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि भारत में दोहरा शासन प्रारंभ किस एक्ट के द्वारा मानते हैं, तो ऑप्शन में देगा 1773, 1784, 1793 या 1813। तो सही आंसर क्या आएगा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में क्या प्रारंभ हो गया, दोहरा शासन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। और राजनीतिक कार्यों के लिए क्या बन गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बन गया। और व्यापारिक कार्यों के लिए क्या बन गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बन गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था ये ब्रिटिश सम्राट, किसके अधीन मान सकते हो, ब्रिटिश सम्राट के अधीन इसको आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो। किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को। ये राजनीतिक कार्य के लिए और ये किसके लिए बन गया, व्यापारिक कार्यों के लिए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये किसका हो गया, संबंधित ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया मेन व्यापारिक कार्य। और ये था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये किसके अधीन था, ब्रिटिश सम्राट के अधीन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर अपन 1793 का चार्टर एक्ट, या क्या कह सकते हो अपन, राजलेख। 1793 का राजलेख,
यदि अपन इसके बारे में यदि 1793 के राजलेख के बारे में यदि अपन चर्चा करते हैं तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, केवल आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य या जो अपन कर्मचारी इसमें जो काम करने वाले थे, उनको जो वेतन था वो भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। कहां से दिया जाने लगा? भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1793 के राजलेख के द्वारा। 1793 का जो राजलेख था उसके द्वारा यदि अपन बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को जो वेतन था वो कहां से दिया जाने लगा? भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। तो ये आपके 3 अधिनियम मैंने आपको बताए हैं। एक तो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, और उसके बाद में क्या है आपका 1793 का राजलेख या चार्टर एक्ट है। तो अपन बात करेंगे कि ये आपके यानी 1800 से पहले के 3 अधिनियम क्या है आपके इंपोर्टेंट है, जिसमें आपके सामने 1773, 1784 और 1793 ये 3 हो गए। फिर देखते हैं आगे। देखो इसके बाद में जो इंपोर्टेंट आता है अधिनियम वो आता है 1813 का राजलेख। 1813 का राजलेख। 1813 का यदि राजलेख की अपने लोग बात करते हैं तो 1813 के राजलेख में क्या क्या इंपोर्टेंट प्रावधान हुए उनके बारे में चर्चा करते हैं। 1 नंबर, पहली बात अपन यहाँ पर करेंगे 1813 के राजलेख में क्या हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अर्थात आप कह सकते हो जो ब्रिटिश, यूरोपीय अन्य जो कंपनियां थी वो भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ सकती हैं अब, लेकिन इससे पहले केवल किसका था यहाँ पर व्यापार? ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक बात। दूसरी बात करेंगे ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की क्या दी गई? छूट दी गई। धर्म के प्रचार प्रसार की क्या दी गई? छूट दी गई। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो आपका आंसर आएगा 1813 का राजलेख। 2 बातें हो गई। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। दूसरी बात, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की क्या दी गई? छूट दी गई। तीसरी बात, प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। तो इसमें आपके सामने 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की क्या दी गई? छूट दी गई। नेक्स्ट है, प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। ये तीनों प्रावधान कौन से अधिनियम के हैं? तो 1813 के राजलेख के द्वारा ये कार्य किए गए। तो 1773, 1784, 1793 और 1813 ये आपके अधिनियम क्या है? कंप्लीट है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं? नेक्स्ट अधिनियमों के ऊपर चर्चा करते हैं।